नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम बिल्कुल रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस कवर करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम ग्रुप डी का है या NTPC CBT 2 का है, देखिए ग्रुप डी का एग्जाम अभी अनाउंस नहीं है, लेकिन NTPC CBT 2 एग्जाम की बात करेंगे तो 10 जुलाई को बिल्कुल आपका एग्जाम बिल्कुल तय है और सभी का बिल्कुल एक ही दिन 10 जुलाई को ही एग्जाम बिल्कुल संपन्न होने वाला है CBT 2 का। तो बिल्कुल जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और ग्रुप डी वालों के लिए भी। तो बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस सेट आ रहा है तो जरूर प्रैक्टिस सेट लगाएं और वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रश्न बिल्कुल शामिल किए गए हैं और इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए पहला प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध थी। इसके लिए बात हो रही है तो क्राफ्ट जो है प्रोडक्शन के लिए जो है कौन सी जगह फेमस थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आप टेस्ट भी देते हुए चलिएगा। बिल्कुल तो राइट की हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए जो है नागेश्वर फेमस था। कौन था? नागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बात करेंगे, यहाँ पे राइट होगा। नागेश्वर कहाँ पे है आपसे बात करें तो गुजरात में है। कहाँ पे है? तो गुजरात में है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और गुजरात में बिल्कुल शंख से बनी वस्तुएं, जैसे कि हम लोग बात करें तो शंख से बनी जो है वस्तुएं किससे बनी होती थी? तो शंख से बनी जो वस्तुएं होती थी, जिसमें हम लोग बात करेंगे चूड़ियां है, कंगे हैं आदि, ये सब बनाए जाते थे और बहुत ही बड़ा जो है कारखाना यहाँ पे नागेश्वर में था। सिंधु घाटी सभ्यता की बात यहाँ पे हो रही है। शंख से चीजें बनती थी। कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे हम लोग बात करेंगे संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में की गई थी। इसकी बात हो रही है तो संगम जो है लिटरेचर की बात करेंगे, ये किसमें जो है कंपोज हुआ, किसमें जो है बिल्कुल हम लोग बात करेंगे साहित्य की रचना की गई तो यह जो है की गई थी तमिल भाषा में। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ऑप्शन सी आप राइट कर देंगे। जो कि पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया। किन राजाओं के संरक्षण में? तो पांड्य जो है राजाओं के संरक्षण में क्या है तो इसका जो है आयोजन किया गया था। जो बात करें संगम साहित्य है तो ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड की बात करेंगे, भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। बोला है कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक जो है हिस्ट्री की। तो इसके जनक के रूप में हम बात करेंगे तो किसे जाना जाता है तो नाम है बिल्कुल रॉबर्ट ब्रूस फूट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ध्यान रखेंगे 1863, ठीक है, और 1800 जो है 67 में जो है पल्लावरम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु है। पहले उसका नाम क्या था? तो पल्लावरम, ठीक है, ये नाम था, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे तो क्या है तो तमिलनाडु है। प्रेजेंट टाइम में नाम इसका हो गया है। तो तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु से जो है पूरा पसार काल की हाथ की जो है कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। तो किसने प्राप्त की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्राप्त की थी। कब की थी? 1863 से 67 के बीच में प्राप्त की थी। कहाँ से? तमिलनाडु थे। क्या प्राप्त हुई थी? तो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बिल्कुल बात हो रही है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है, तो यह जो है लड़ा गया था 1191 में। कब? 1191 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पूछ सकता है किसके किसके बीच हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान। किसके किसके बीच? बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो और हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच में। मोहम्मद गौरी, तो इसके बीच जो है युद्ध हुआ और बिल्कुल युद्ध की हम लोग बात करें जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, इन्होंने जो है जीत हासिल की। तो जीत किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। आगे बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए अदर नेम जो है पूछ रहा है पृथ्वीराज चौहान का। इनका दूसरा नाम था राय पिथौड़ा। क्या नाम था? राय पिथौड़ा। इन्हें पृथ्वीराज तृतीय या राज पिथौड़ा के नाम से भी बिल्कुल जाना जाता है। तो एक और नाम है उसको भी हम लोग लिख ही देते हैं, ठीक है, पृथ्वी राज, ठीक है, तृतीय। तो इस नाम से भी क्या है पृथ्वीराज चौहान जाने जाते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। या पिथौड़ा के नाम से, राय पिथौड़ा के नाम से भी ये फेमस थे। लेकिन वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए कुल हम इसमें 30 जो है एमसीक्यू कवर करेंगे और महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इससे अधिक जो है तैयार होने वाले हैं। और जो प्रश्न है ये सभी जो है PYQ और कुछ जो है संभावित प्रश्न जो कि अब तक के पेपर में हमने देखा अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए, ठीक है, और 12th लेवल में पूछे गए।
तो उस लेवल पे भी क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम एनटीपीसी शिविर 2 का है उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो रेगुलर बेसिस पे जरूर आप कवर करिएगा। डेली वीडियो जो है रात को आपको 8 बजे मिलने वाली है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जब तक आपके पास, क्योंकि एग्जाम देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, 10 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस आप जरूर लगाइएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिल जाएगा। और सेशन को बिल्कुल शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आगे बात करेंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद की हम लोग बात करेंगे तो इसके रचनाकार जो है जयदेव माने जाते हैं। कौन? तो जयदेव, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन जो है भारत के प्रसिद्ध ये कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद की जो है रचना की है। अगला प्रश्न कहता है कबीरदास की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता था या कहा जाता है। बिल्कुल, कबीरदास की रचनाओं के संकलन की बात करेंगे तो उसे जो है वीजक कहते हैं। क्या कहते हैं? वीजक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। वीजक की बात करेंगे तो इसके 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? तो 3 जो है खंड हैं। देखिए, पहले खंड को कहते हैं साखी। क्या कहते हैं? साखी कहते हैं। दूसरे को जो है शबद कहा जाता है, और तीसरे की हम लोग बात करेंगे रामायणी। तो ये 3 खंड है, और तीनों खंड भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, प्रश्न बहुरूपिया होता है। आगे बात करेंगे तो हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। हैदराबाद के जो है अंतिम निजाम की हम लोग बात करेंगे तो उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। क्या नाम था? मीर उस्मान अली खान। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मीर जो है उस्मान अली खान 1900 जो है 11 से लेकर 1948 तक जो है हैदराबाद के निजाम रहे। कहाँ के? तो बिल्कुल हैदराबाद का। तो इतने समय तक क्या है, ये शासन करता है बिल्कुल हैदराबाद पे, और ये दुनिया का जो है सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे, उस समय की बात करेंगे तब। 9 कहता है हैदराबाद को भारत में किस सैन्य अभियान के तहत मिलाया गया था। हैदराबाद को भारत में जो है किस मिशन के तहत मिलाया गया, तो उस मिशन का नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो जो के तहत क्या है भारत में विलय किया गया था। बिल्कुल बी हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो यह जो सैन्य कार्रवाई है यह जो है 13 सितंबर को, चलिए डेट यहाँ मेंशन करते हैं, बिल्कुल 13 जो है सितंबर को, और डेट की बात करेंगे 1948 को शुरू हुई थी, और 5 दिनों तक, कितने दिनों तक? बिल्कुल 5 दिनों के भीतर जो है बिल्कुल हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, हैदराबाद भारत का पार्ट जो है पहले नहीं था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और फिर जो है बिल्कुल पार्ट बनता है 1948 में, क्योंकि हम जानते हैं हमारा भारत तो 1947 में ही आजाद हो गया था, लेकिन उस समय ये पार्ट नहीं था इंडिया का। अगला प्रश्न कहता है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, जो कि भाषा के आधार पर जो है बनाया गया। उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल बी जो है आप राइट करेंगे। ठीक है। कोटी श्री रामल्लू की जो है 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, ध्यान रखेंगे, नाम हम मेंशन कर देते हैं ताकि आपको भूले नहीं। देखिए नाम क्या है, पोटी जो है श्री रामल्लू। ठीक है, रामल्लू, तो यही नाम है इनका। और इन्होंने क्या किया, तो 56 दिनों तक, कितने दिनों तक? 56 दिनों तक जो है भूख हड़ताल किया। ठीक है। और इसी हड़ताल के बाद फिर 1953 में बिल्कुल आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर ये जो है राज्य यहाँ पे बना दिया गया, और जिसकी राजधानी उस समय हम लोग बात करेंगे तो कुरनूल था। उस समय जब ये राज्य बना तो राजधानी क्या था, तो बिल्कुल कैपिटल की हम लोग बात करेंगे तो बिल्कुल कुरनूल जो है यहाँ पे रखा गया था। प्रेजेंट टाइम में क्या है आप सभी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। ये उस समय जब बना तब इसकी राजधानी थी। तो इतने सारे फैक्ट हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 11 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। जनरल जो है सेक्रेटरी की बात यहाँ पे करेंगे तो उनका नाम क्या था, नाम है बिल्कुल एओ, सॉरी यहाँ पे गलत हम बोल रहे हैं, बात हो रही यहाँ पे पहले जो है महासचिव के। तो एओ होम की बात करेंगे तो जो कांग्रेस के जो है संस्थापक माने जाते हैं, अगर हम एओ होम की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, अच्छा ठीक है हमसे वही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि हमसे पूछा क्या था। राष्ट्रीय कांग्रेस की बात यहाँ पे कर रहा था, बिल्कुल एओ होम को ही आप राइट करेंगे। बिल्कुल बी जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। एओ होम जो है बिल्कुल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पहले अध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी रहे हैं। और बिल्कुल ध्यान रखें डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करें हम तो महासचिव यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। अगर अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, अगर अध्यक्ष की बात करेगा यहाँ पे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, क्योंकि हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या है, तो ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे।
कांग्रेस के पहले जो है अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पे माने गए WC बनर्जी, और महासचिव कौन थे, तो बिल्कुल एओ हुम थे, और संस्थापक भी थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये इतने सारे फैक्ट हैं। स्थापना कब हुई ये भी पूछ सकता है राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1885 में जो है स्थापना हुई थी राष्ट्रीय जो है कांग्रेस है, नेशनल जो है कांग्रेस है, तो ये ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में इसकी की गई थी। 12 की बात करेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था। बिल्कुल, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय त्योहार कौन सा था। देखिए डेट की हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल को ये घटना हुई। कब हुई, 13 अप्रैल को। और सन की बात करेंगे तो 1919 को ये घटना घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। उस समय हम लोग बात करेंगे तो बैसाखी का त्योहार था। कौन सा त्योहार था, बिल्कुल बैसाखी का त्योहार था। और ये बहुत ही भयावह जो है घटना हुई थी, क्योंकि इन लोग यहाँ पे कुछ लोग मेला करने आए थे, कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट भी करने आए थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा दिया गया है। और मार्शल लॉ के तहत जैसे हम लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 144 लगता है, यानी हम लोग कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे ही मार्शल लॉ भी था, प्रोटेस्ट वगैरह हम नहीं कर सकते हैं, और वहाँ पे जनरल डायर पहुँचता है और ओपन फायर करवा देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। बिल्कुल INA की हम लोग बात करेंगे, तो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन की बात करेंगे तो यह जो है किया गया मोहन सिंह के द्वारा। किसने किया, मोहन सिंह ने किया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट करेंगे। INA के जो है गठन का मुख्य विचार बिल्कुल कैप्टन मोहन के दिमाग में सबसे पहले जो है यहाँ पे आया था। 14 कहता है बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि बांग्लादेश जो है पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। इसको आज़ादी जो है कब मिलती है, तो इसे मिलती है 16 सितंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप राइट कर देंगे। ध्यान रखेंगे 1971 को हुआ क्या, तो भारत का, बिल्कुल आप सभी को भली भांति पता होगा, भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, पाक का जो है यहाँ पे युद्ध हुआ, जिसमें भारत जो है यहाँ पे जीत हासिल करता है। और फिर 16 जो है दिसंबर को बांग्लादेश का जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है बनाया जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध में क्या है, तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि POK की जो बात आती है, POK, ठीक है, तो POK भी यहाँ पे कब्जा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। और POK जो है आज भी क्या है, बिल्कुल पाक ऑक्युपाई जो है कश्मीर के रूप में बिल्कुल जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग वहाँ पे जो है 93,000 जो है सैनिकों को बंदी बना के रखे हुए थे, ठीक है, पाकिस्तान के। तो फिर एक समझौता हो सकता था, समझौता होता भी है, लेकिन समझौते में POK की डिमांड नहीं की जाती। इसका रीजन क्या था, देखिए जब समझौता हुआ तो जो PM था पाकिस्तान का, उसने ये कहा, मतलब इंदिरा गांधी वहां पहुंचती हैं और कहती हैं कि हमारे पास इतने सैनिक हैं, तो हम क्या करेंगे, POK अब जितना हुआ है वो हमको दे दीजिए और ये अपने सैनिक लेके जाइए। लेकिन वहां का जो PM था, इतना जो है, अब क्या ही हम उसके बारे में बोलेंगे, वो कहता है कि हम इतने हजार सैनिक जो है कुर्बान करते हैं, हमें सैनिक लेंगे ही नहीं, आप जो मर्जी उसके साथ करिए, हम POK नहीं देंगे। अब बताइए इसमें क्या ही गलती हो सकती है इंदिरा गांधी की। तो उस समय जो सिचुएशन थे उस हिसाब से जो है ये लेना जो है संभव नहीं था, क्योंकि इनको मारकर क्या ही मिलता। तो इंदिरा गांधी जो है, जो समझौता होता है यहाँ पे, ये क्या है, कायम रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बिल्कुल आर्टिकल किसके तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो राइट की बात करेंगे तो 356 के तहत। ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। राज्य में संविधान तंत्र जो है विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और इसे BR अम्बेडकर ने मृत शब्द कहा है। क्या कहा गया है, तो मृत शब्द जो है बिल्कुल कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो VR जो है अम्बेडकर, ठीक है, VR अम्बेडकर के द्वारा बिल्कुल ये कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। 16 कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। बात हो रही है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन की, तो यह जो है कौन होता है, तो उसका नाम है, बिल्कुल नाम की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति रहता है, वाइस प्रेसिडेंट रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है, ये क्या करेंगे, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल कौन है वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वायुमंडल की किस परत से रेडियो संचार संभव होता है। इन जो रेडियो संचार है कि हम लोग बातें कर पाते हैं, मोबाइल से फोन कर पाते हैं, या हमको नेटवर्क मिल पाता है, ये सब घटनाएं जो हैं किस जो है मंडल में हमें देखने को मिलता है, किस लेयर में देखने को मिलता है, तो आयन मंडल में, बिल्कुल लोनोस्फीयर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप राइट यहाँ पे कर देंगे, जिससे संचार जो है बिल्कुल संभव होता है। अगला प्रश्न कहता है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को क्या कहा जाता है। बात हो रही है नदन जो है पोलर लाइट की बात करेंगे तो उसे जो है कहा जाता है
अरोरा बोरियोलिसिस। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिसिस। ऑप्शन बी बिल्कुल आप राइट कर देंगे। ध्यान रखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर जो है दिखने वाली रंगीन रोशनी को अरोरा बोरियोलिसिस और दक्षिणी ध्रुव पर दिखने वाले को अरोरा जो है क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिसिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस ये कहा जाता है। जो कहाँ दिखती है? तो यह जो है दिखती है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। और अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिसिस। 19 नंबर कहता है भारत अपनी सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ साझा करता है? सबसे लंबी बॉर्डर जो है भारत किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप राइट करेंगे। भारत जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साझा करता है, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन करता है वो करता है पश्चिम बंगाल। कौन करता है? वेस्ट बंगाल करता है। बिल्कुल ध्यान रखें। फ्रेंड बिल्कुल वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे 30 प्रश्न हैं, तो बिल्कुल बने हुए रहें और वीडियो को जो है कंप्लीट देख कर ही जाए, क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस से जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अभी एग्जाम हमारे पास 10 जुलाई को है और अभी हमारे पास टाइम है, फिर बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए टाइम बहुत कम आपके पास है। सोचिए, आप खुद कंपेयर करिए कि आप जो है 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 आवर्स पढ़ रहे हैं, और एक बच्चा जो है 10 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप जो है इससे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर बेसिस पर जरूर आप लोग रिवीजन करते रहें क्वेश्चन के, जिससे कि आपकी रिवीजन जो है होती रहेगी, तैयार होते रहेंगे क्वेश्चन। क्योंकि एक दिन में आप ज़्यादा क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हर दिन कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए चैनल महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेली वीडियो आपको आएगी, हमने कहा। और इसमें करंट अफेयर्स से लेकर साइंस की बात करेंगे, या हम बात करें जीके जीएस, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सभी कवर होते रहते हैं। और हमने कहा करंट अफेयर के लिए आपके लिए विशेष तौर पर एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम के लिए कराए जाएंगे, इसमें 200 करंट अफेयर कराए जाएंगे, जिससे बाहर कोई प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो वो भी जल्द आएगा, एग्जाम के नजदीक आएगा, ताकि आप जो है पूरी अच्छी तरीके से उससे जो है कवर कर पाएंगे। आगे बात करेंगे शाख नियंत्रण किसका कार्य करता है? बिल्कुल क्रेडिट जो है कंट्रोल की बात करेंगे तो यह जो है काम करता है बिल्कुल भारतीय रिजर्व बैंक। इसका कार्य करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक का काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखें, जो मुद्रा स्फीति है और शाख को जो है नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो दोनों को कौन नियंत्रित करता है? तो आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्पाइसेस मसाले की बात करेंगे तो यह जो है किसके अंतर्गत आएगा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आप राइट करेंगे। आगे कहता है वंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वंगला फेस्टिवल की बात करेंगे तो यह जो है मनाया जाता है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन बी आप राइट करेंगे। इसे जो है 100 ड्रमों, ध्यान रखेंगे, 100 जो है ड्रमों का उत्सव भी कहा जाता है। 100 ड्रमों का उत्सव भी से कहा जाता है किसको? वांगला उत्सव को। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। 24 कहता है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? बिल्कुल ब्रेन की बात यहाँ पे की गई है। तो किसको कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है? तो ये कहा गया है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है तो हम लिख देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कंप्यूटर की सभी गणनाओं और कार्यों को जो है ये नियंत्रित करने का काम करता है। 25 कहता है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% अरे 10% का नियम का क्या अर्थ है? बिल्कुल, जो कि लिंडमैन्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लिंडरमैन। ठीक है, तो ये 10% का जो नियम है ये दिया किसने था? तो ये बिल्कुल उन्हीं का नाम है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या जो है इसका अर्थ होता है, तो ये हम लोग बात करेंगे। तो इसका अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक उच्च स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम लिंडमैन की बात करेंगे यहाँ पे, इनके अनुसार जो है अगर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा हस्तांतरित होता है। मतलब अगर हम देखें, अगर एक हिरन है, क्या है? अगर एक हिरन है, अगर इसके पास मान लेते हैं 100% ऊर्जा है, अगर इसे मान लेते हैं शेर ने खा लिया, किसने खा लिया? शेर ने, तो इस 100% का इसके पास सिर्फ 10% ही जाएगा। तो ये ही क्या है? ये 10% का नियम है। ठीक है, वहीं अगर कोई घास है, ठीक है, तो घास में अगर 100% है तो इसका 10% इस हिरन में गया।
ठीक है। अब इस 10% का इसका जो है 10% है, तो इस प्रकार से जो है चीजें जो है ट्रांसफर होती है, ये इनके द्वारा कहा गया। 26 कहता है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पल्लव वंश की स्थापना की और कांचीपुरम को जो है अपनी राजधानी बनाया। क्या राजधानी था? तो कांचीपुरम। ठीक है, तो राजधानी भी आप ध्यान रखेंगे। 27 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब बनाया गया था? 1887 में। ठीक है, 1887 में जो है इन्होंने पहली बार मद्रास अधिवेशन में, किसमें? तो मद्रास जो है अधिवेशन में इन्होंने क्या किया? बिल्कुल अध्यक्षता जो है किया था। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे आप। 28 कहता है संविधान का मसौदा तैयार करने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे तो वो कौन थे? तो वी आर अंबेडकर। कौन थे? वी आर अंबेडकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस समिति की स्थापना कब हुई? तो 29 अगस्त को स्थापना हुई थी। ठीक है, जो मसौदा समिति है 29 अगस्त 1947 को बिल्कुल जो है इसकी स्थापना की गई और इसमें कुल हम लोग बात करेंगे तो 7 जो है सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 जो है सदस्य थे। 29 कहता है आकाश में कुल कितने तारामंडल पहचाने गए हैं। आकाश में कुल कितने जो है तारामंडल पहचाने गए हैं? तो इनकी संख्या है 88। कितनी है? 88 है। खगोल विज्ञान के अनुसार बिल्कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 88 है। 30 कहता है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसकी बात हो रही है बक्सर के जो है युद्ध की बात करेंगे तो 1764 में युद्ध हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश सेना की तरफ से। देखिए ब्रिटिश जो है सेना से हुआ और उस सेना में जो है हेड कौन था? तो हेक्टर। ठीक है, हेक्टर जो है मुनरो नेतृत्व कर था ब्रिटिश सेना का। ठीक है, और फिर हुआ था मीर जो है कासिम। ठीक है, मीर कासिम। इसके अलावा जो है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला और साथ में जो है शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ मिलकर इससे जो है फाइट यहाँ पे कर रहे थे। बिल्कुल द्वितीय जो है यहाँ पे संयुक्त रूप से सेना के बीच युद्ध होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। कब हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हम लोग बात करेंगे। तो ये थे आज के हमारे 30 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएंगे और जो लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं, कंजूसी किए हैं, तो बिल्कुल कम से कम ज़्यादा समय अपना लाइक जो है यहाँ पे करके जाएंगे और कम से कम एक जो है शेयर जरूर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और जितने लोग नए होंगे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आपको पाना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिएगा और ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं तो कोई सोचने वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ भी इसका प्राप्त करना तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से मिलेगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है जुड़ना और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।